हेलो दोस्तों। टेट सी टेट के लिए तो आज मेरी हिंदी की पहली क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। तो आज मेरी हिंदी की पहली क्लास होगी जिसमें हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, यानी किस भाषा से हुआ है। तो जो विकास है हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, विकास हुआ है संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा का संस्कृत से, तो विकास हुआ है संस्कृत भाषा से। और इसी को इसकी जननी कहते हैं, यानी जननी भी कौन है? संस्कृत भाषा है। जननी कहते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत भाषा से कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत। इसका क्रम क्या है संस्कृत से हिंदी बनने का, वो देखेंगे हम। तो क्रम है इसका संस्कृत से हिंदी बनने का, वो क्रम में सर्वप्रथम आती है इसका संस्कृत, और क्रम में सर्वप्रथम आती है संस्कृत। संस्कृत से पाली भाषा बनी है। संस्कृत से पाली भाषा पाली से प्राकृत से पाली भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी निकली है हमारी। संस्कृत और संस्कृत से पाली, अवट से हिंदी निकली है हमारी। संस्कृत और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, पाली से प्राकृत, प्राकृत प्राकृत से अपभ्रंश, प्राकृत प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अपभ्रंश से अवट, फिर अवट से जो भाषा विकसित हुई है उसी का नाम है हिंदी। फिर अवट से जो था भाषा विकसित हुई है उसी का नाम है। आगे देखते हैं जो विश्व भर में लगभग 13 भाषा परिवार हैं। आगे देखते हैं विश्व भर में लगभग 13 जो भाषा परिवार हैं। विश्व में जो भाषा परिवार वो लगभग कितने हैं? 13। उनमें से 4 भाषा परिवार हैं, वो लगभग कितने हैं? 13। उनमें से 4 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं वो भारत में बोले जाते हैं। 4 भाषा परिवार हैं वो भारत में बोले जाते हैं। उनका नाम है, सबसे पहला है भारोपी। उनका नाम है, सबसे पहला है भारोपी। सेकंड नंबर पे है द्रविड़, भारोपी। सेकंड नंबर पे है द्रविड़। थर्ड है ऑस्ट्रिक, थर्ड है ऑस्ट्रिक। और 4 नंबर है चीनी तिब्बती, और 4 नंबर है चीनी तिब्बती। यानी जो पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार बोले, 13 भाषा परिवार है, उनमें से 4 जो है वो भारत में बोले जाते हैं। उनमें है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इनमें से जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो ये भारोपी। सबसे ज़्यादा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो ये भारोपी, सबसे ज़्यादा भारोपी। भारोपी ये लगभग 73%, ये लगभग 73% भारत के लोग इसको बोलते हैं। और जो सबसे कम है 73% भारत के लोग इसको बोलते हैं। और जो सबसे कम है वो है चीनी तिब्बती, वो है चीनी तिब्बती। ये लगभग है 0.7%, ये लगभग है 0.7%। ये जो भारोपी परिवार है, भारोपी परिवार से जो भारोपी परिवार है, भारोपी परिवार से जो भारोपी परिवार की भारतीय ईरानी भाषा है, जो भारोपी परिवार की भारतीय ईरानी भाषा है, भारतीय ईरानी शाखा की जो उपभाषा है, भारतीय ईरानी शाखा की जो उपभाषा है वो है हमारी आर्य भाषा, वो है हमारी आर्य भाषा है। और आर्य भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, और आर्य भाषा से ही हिंदी का विकास तो हमने देखा जो भारोपी परिवार की भाषा है उसी से हमारी निकलती है आर्य भाषा। तो हमने देखा और आर्य भाषा से हिंदी का विकास हुआ है उसी से। तो भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं
उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 वर्ग हैं? पहला है उनको 3 वर्गों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? प्राचीन भारतीय भारतीय प्राचीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। नंबर सेकंड है मध्यकालीन, नंबर सेकंड है मध्यकालीन आर्य भाषा, आर्य भाषा। और थर्ड नंबर है आधुनिक आर्य भाषा, और थर्ड नंबर है आधुनिक आर्य भाषा। जो प्राचीन कालीन आर्य भाषा है ये 1500 ईसा पूर्व से, जो प्राचीन कालीन आर्य भाषा है ये 1500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक रही। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती? वैदिक संस्कृत पूर्व तक रही। इसके अंतर्गत कौन सी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो सेकंड हमारी है मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका जो समय रहा वो 500 ईसा पूर्व से, मध्यकालीन आर्य भाषा इसका जो समय रहा वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत जो भाषाएं आई वो हैं पाली, इसके अंतर्गत पाली के बाद प्राकृत, पाली और इसके बाद अपभ्रंश, प्राकृत और इसके बाद अपभ्रंश। अब जो आधुनिक आर्य भाषा है जो आज के टाइम में बोली जाती है उसका टाइम है आधुनिक 1000 ईस्वी से, आज के टाइम में बोली जाती है अब का टाइम है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके अंतर्गत सारी हिंदी की बोलियां आती हैं, इसके अंतर्गत सारी हिंदी की बोलियां आती हैं, जैसे मराठी हुई, बांग्ला हुई, जैसे मराठी हुई, बांग्ला हुई, उड़िया और भी बहुत सारी बोलियां हैं। ये जो सभी हैं वो आधुनिक, बहुत सारी बोलियां हैं जो आर्य भाषा है उसके अंतर्गत आती है, आधुनिक। अब देखते हैं हम वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वैदिक संस्कृत है जो उसके कितने भाग किए गए हैं? उसके 4 भाग हैं। तो वैदिक संस्कृत के कितने भाग किए गए हैं? 4 पार्ट्स हैं। इनके अंतर्गत जो पहला भाग है उसके अंदर आती हैं संहिताएं, इनके अंतर्गत संहिताएं भाग है उसके अंदर या इनको वेद कह सकते हैं, संहिताएं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत ब्राह्मण वेद कह सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत थर्ड पार्ट के अंतर्गत आता है आरण्यक, आरण्यक थर्ड पार्ट के अंतर्गत आता है आरण्यक। फोर्थ पार्ट है उसके अंतर्गत आते हैं उपनिषद, और जो फोर्थ पार्ट है उपनिषद अंतर्गत आते हैं उपनिषद। और अगला है लौकिक संस्कृत, उपनिषद। और अगला है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो पाणिनि द्वारा जो लौकिक संस्कृत बताया गया है वो संस्कृत भाषा, पाणिनि द्वारा यानी संस्कृत भाषा, जो लौकिक संस्कृत बताया गया है वो संस्कृत भाषा जो है हमारी, यानी संस्कृत भाषा उसको लौकिक संस्कृत बोला गया है, जो है हमारी उसको लौकिक संस्कृत बोला गया है, पाणिनि द्वारा बताया गया है, पाणिनि द्वारा बताया गया है। लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं की गई हैं उनमें से कुछ हैं जैसे पाणिनि संस्कृत में जो अष्टाध्यायी है की गई हैं उनमें से कुछ हैं जैसे पाणिनि की जो अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, और वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण और वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत, और वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत,
इन सभी में हमें जो संस्कृत देखने को मिलती है वो है हमारी लौकिक संस्कृत। इन सभी में हमें जो संस्कृत देखने को मिलती है वो है हमारी लौकिक संस्कृत। ये तो हमारी थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब देखते हैं हम मध्यकालीन। ये तो हमारी आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब देखते हैं हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो सबसे पहली भाषा है हमारी वो आती है पाली। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो सबसे पहली भाषा है हमारी वो आती है पाली। पाली का जो टाइम रहा वो 500 का जो ईसा पूर्व से वो 500 पहली शताब्दी तक से पहली शताब्दी तक पहली ईस्वी तक ये पहली ईस्वी तक रहा। पहली ईस्वी तक ये पहली ईस्वी तक रहा। अगला पॉइंट इसका जो प्रथम प्राकृत भाषा इसको पाली को जो प्रथम प्राकृत भाषा इसको पाली को प्राकृत भाषा कहा जाता है। प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। पाली को ही प्रथम प्राकृत भाषा का नाम दिया गया। पाली को ही अगला भारत प्रथम प्राकृत भाषा जो प्रथम भाषा है वो भी पाली है। अगला भारत देश की जो प्रथम भाषा है वो भी पाली है। प्रथम देश भाषा यानी देश की प्रथम भाषा जो है वो पाली है। देश भाषा पाली के बाद देखते हैं देश की प्रथम भाषा जो है वो पाली है। पाली के बाद देखते हैं हम प्राकृत। प्राकृत भाषा है वो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। प्राकृत भाषा है वो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। क्षेत्रीय बोलियां हैं इनमें है सौरसैनी। क्षेत्रीय बोलियां हैं इनमें है सौरसैनी पैसाची जो बोली है ब्राचड़। पैसाची जो बोली है महाराष्ट्री ब्राचड़ आदि। महाराष्ट्री मागधी आदि। मागधी। और जो ये प्राकृत भाषा है इसको द्वितीय और जो ये प्राकृत भाषा कहा है इसको द्वितीय प्राकृत भाषा कहा गया। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है प्रथम प्राकृत भाषा किसको कहा गया तो पाली को। और द्वितीय प्राकृत भाषा प्राकृत को ही कहा गया तो पाली को। अब अगली आती है अपभ्रंश। प्राकृत को ही कहा गया। अब अगली आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश की शुरुआत हुई अपभ्रंश। अपभ्रंश की शुरुआत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो 8वीं शताब्दी के समय कवि हुए स्वयंभू के टाइम से। यानी अपभ्रंश भाषा की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि जो स्वयंभू थे उनके टाइम से हुई। 8वीं शताब्दी के कवि जो स्वयंभू थे स्वयंभू को क्या कहा जाता है? स्वयंभू कवि है। स्वयंभू है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? स्वयंभू कवि है। स्वयंभू को पौम चर्यू। स्वयंभू को पौम चर्यू अर्थात इसका मतलब क्या होता है? राम काव्य क्या होता है की रचना इन्होंने करी है। की रचना इन्होंने करी है
इन्हें जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो वहाँ पे हो जाएगा स्वयं को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो वहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं हम अपभ्रंश है जो अपभ्रंश है जो और पुरानी हिंदी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का जो समय है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का जो समय है उससे कहा जाता है संक्रांति काल। उससे कहा जाता है संक्रांति काल। क्वेश्चन बनता है संक्रांति काल किसे कहते हैं? तो संक्रांति काल जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को कहा जाता है। आगे बनता है अपभ्रंश का प्रबंध काल किसे कहा जाता है? काव्य सॉरी। आगे बनता है अपभ्रंश का प्रबंध काल किसे कहा जाता है? काव्य सॉरी प्रबंध। अपभ्रंश का काव्य प्रबंध। अपभ्रंश का जो प्रबंध काव्य है उसका नाम है भविष्यत कहा। अपभ्रंश का जो प्रबंध काव्य है भविष्यत उसका नाम है भविष्यत कहा। भविष्यत। और इसकी जो रचना की है, जो रचनाकार हैं इसके, और इसकी जो रचना की है वो हैं कवि जो रचनाकार हैं इसके वो हैं कवि धनपाल। जो अपभ्रंश भाषा में ज़्यादातर रचनाएं करी हैं उनके कुछ कवियों के नाम हैं। अपभ्रंश भाषा में ज़्यादातर रचनाएं करी हैं उनके कुछ कवियों के नाम हैं। अपभ्रंश भाषा की कुछ रचनाएं हैं, इनमें देखो विद्यापति। अपभ्रंश भाषा की कुछ रचनाएं हैं, इनमें देखो विद्यापति। इनकी रचना है कीर्तिलता। विद्यापति। इनकी रचना है कीर्तिलता। रोड कवि। इनकी रचना है राउल वेल। इनकी रचना है दामोदर पंडित। इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। व्यक्ति। एक और देख लो अब्दुर इनकी रचना है संदेश रासक। इनकी रचना है संदेश। ये जो कवि हैं इन्होंने ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। ये जो कवि हैं अगली जो लास्ट है हमारी कवि माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा के। अगली जो लास्ट है हमारी अवहट। देखो अवहट के बाद हमारी आती है हिंदी। तो कुछ अवहट में देख लेते हैं एक दो पॉइंट। अवहट के बाद अपभ्रंश भाषा है तो कुछ अवहट में देख लेते हैं एक दो पॉइंट। जो अपभ्रंश भाषा की जो उत्तरकालीन अवस्था है, भाषा की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसी को हम अवहट कहते हैं। यानी अवहट है वो उसी अपभ्रंश भाषा की उत्तरकालीन अवस्था है, अवहट कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो इसका रहा 900 ईस्वी से। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 ईस्वी 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब इसमें से जो अभी जो रचनाकार बताए थे अपभ्रंश भाषा के उसमें से ही कुछ रचनाकार जो हैं वो अवहट के हैं। उन्होंने अपनी भाषा को अवहट बताया। जैसे दामोदर पंडित वो अवहट के हैं, उन्होंने अपनी भाषा को अवहट बताया। जैसे दामोदर पंडित हुए, अब्दुल रहमान हुए, दामोदर पंडित हुए, अब्दुल रहमान हुए तथा विद्यापति। इन लोगों ने अपनी रचना
यानी अपनी भाषा जो है, अपनी रचना अवट बताइए। यानी अपनी भाषा जो है अवट बताइए। अब देखते हैं हम आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं। अब देखते हैं हम आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत भी इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो प्राचीन हिंदी, इसके अंतर्गत हिंदी आती है, तो हिंदी में प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी इसके अंतर्गत हिंदी आती है। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। इसका टाइम पीरियड है 1100 ईस्वी से, इसका टाइम पीरियड 1400 ईस्वी से, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी तक। और जो आधुनिक हिंदी है वो 1850 ईस्वी से, और जो आधुनिक हिंदी है अब तक 1850 ईस्वी से। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी आप लोगों को। हम इतना ही देखेंगे। तो अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, कल मिलेगी, आप लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा और वीडियो को शेयर भी करें। आगे मैं हिंदी की लगातार वीडियो लेके आती रहूँगी, और ये वीडियो टैट सीटैट सुपर टैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। टैट सीटैट सुपर टैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।